मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद, आज आपके साथ प्रत्यक्षवाद उपागम एवं इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक उपागम है तथा इसकी शुरुआत अगस्त कॉम्ट ने अपने कार्य कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में की। कॉम्ट के अनुसार किसी भी प्रकार की घटना एवं प्रघटना का वास्तविक अवलोकन तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह घटना निर्देशित या किसी सिद्धांत के द्वारा विश्लेषित न हो। कॉम्ट की दृष्टि से प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य किसी सिद्धांत विशेष को औपचारिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करता है। इन्होंने 4 विधियों का प्रस्तावना दिया: अवलोकन, प्रयोग, तुलना एवं ऐतिहासिक विश्लेषण। इनके प्रत्यक्षवाद को आगे हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने कार्य प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी तथा इमानुएल दुर्खिम ने अपने कार्य रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में आगे बढ़ाया। प्रत्यक्षवाद यूरोपीय औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण से निर्मित एक नवीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से निर्मित हुआ एक बौद्धिक पद्धति थी जो वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रविधियों के विश्लेषण तथा सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लक्ष्य को समर्पित थी। प्रत्यक्षवाद की आधारभूत मान्यता यह थी कि नैतिकता, राजनीति एवं धर्म को वैज्ञानिक आधारों पर निर्मित करने की आवश्यकता है तथा अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का निर्माण प्रबोधन के सकारात्मक पक्ष को चिन्हित करने के संदर्भ में किया, जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था एवं बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को नकारता है तथा उसके स्थान पर सामाजिक तार्किकता यानी सोशल रैशनैलिटी को महत्व देता है। कॉम्ट का विश्वास था कि जिस क्षण लोग सत्ता के पारस्परिक प्रतिष्ठानों एवं धर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उनका स्वाभाविक मानवीय पक्ष उभर कर आएगा, तब वह तर्क आधारित बेहतर मानवीय समाज में अपना योगदान करेंगे। प्रत्यक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में कॉम्ट का नारा था व्यवस्था एवं प्रगति, ऑर्डर एवं प्रोग्रेस। इनके अनुसार प्रत्यक्षवादी दर्शन प्रत्येक प्राकृतिक नियम को मान्यता देता है तथा कॉम्ट का विश्वास था कि प्रत्यक्षवाद ने जिस प्रकार गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में कार्य किया, उसी तरह वह अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में भी करेगा। और यह विश्वास की पृष्ठभूमि में प्रत्यक्षवादी प्रविधि ने एक नए विज्ञान समाजशास्त्र को जन्म दिया, जिसका लक्ष्य समाज के पुनर्गठन के द्वारा संपूर्ण मानव ज्ञान का समन्वय एवं आधुनिक विश्व की समस्त समस्याओं का निवारण करना था। चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास के सिद्धांत को मान्यता मिलने के बाद बौद्धिक जगत में यह स्वीकार किया जाने लगा कि सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित कोई संरचना नहीं है, बल्कि यह एक सतत रूप से चलने वाला उद्विकास की प्रक्रिया के परिणाम है। डार्विन की इस मान्यता को प्राप्त हुई वैश्विक स्वीकार्यता ने वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखने के साथ साथ सामाजिक विज्ञान में भी चिंतन की एक नई प्रक्रिया को जन्म दिया। 18वीं शताब्दी में जब सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो इस औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण यूरोप की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं और व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तनों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। अगर हम देखें, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मशीनीकृत उत्पादन प्रणाली ने एक नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, जो सामाजिक व्यवस्था अब इससे पहले की सामाजिक व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न थी। इस समय के जो चिंतक, विचारक, विश्लेषक थे, वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से प्राप्त ज्ञान की प्रत्यक्षता, उसकी उपयोगिता एवं सटीकता के प्रति आकर्षित हुए और इसमें अगस्त कॉम्ट सबसे अग्रणीय थे। उन्होंने इन्हीं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों और वैज्ञानिकता के तत्वों के आधार पर प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवादी उपागम को
20वीं शताब्दी के में और भी अधिक विकसित किया गया और इस क्रम में हर्बर्ट स्पेंसर, टेलकट पार्सन, इमानुएल दुर्खिम आदि प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रियों ने अपना सैद्धांतिक योगदान प्रदान किया। वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिक विधियों तथा तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन एवं प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण एवं सत्यापन आदि के द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित परिप्रेक्ष्य को हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अगस्त कॉम्ट ने कहा कि प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य अर्थात घटनाओं का अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा प्रयोग आदि के द्वारा न केवल हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं बल्कि हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही सामाजिक घटनाओं में भी कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य के रूप में वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे समाज को परिवर्तित करने की संभावनाओं को स्थापित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद का आधार वैज्ञानिक है तथा इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवादी जो है वो तात्विकता एवं धार्मिकता की जो मान्यताएं हैं उसको पूरी तरह से नकारते हैं और उसको अपनी विषय वस्तु में शामिल नहीं करते। तीसरा, इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवादी तथ्यों, घटनाओं और प्रक्रियाओं की प्रत्यक्षता पर आधारित होती है, अर्थात जो प्रक्रियाएं और जो तथ्य हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं वही समाजशास्त्र में, वही प्रत्यक्षवाद की विषय वस्तु में शामिल हो सकते हैं। प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य वास्तविकता पर आधारित होता है, ज्ञान तथा उन निश्चित प्रकृति के तथ्यों से संबंधित होता है जिनका पूर्व में ज्ञान संभव है। अगस्त कॉम्ट ने इसी आधार पर 1882 में मानव के बौद्धिक विकास या उसके मानव का बौद्धिक चिंतन के आधार पर त्रिस्तरीय नियम या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को विकसित किया। इसमें उन्होंने मनुष्य के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के बारे में बात की। पहला धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज एंड तीसरा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था जिसको पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक स्टेज। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास, उसके जो सोचने की क्षमता है वो किस तरह से पॉजिटिविज्म या वैज्ञानिक या रैशनैलिटी की तरफ बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जो पहली स्टेज है धार्मिक स्तर, इसमें तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं और कल्पनाओं पर यह आधारित थी और यह अवस्था थी जिसमें प्रकृति एवं समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना या प्रघटना को धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा और समझा जाता था और उसकी व्याख्या उन्हीं आधारों पर की जाती थी, जैसे बरसात है, आंधी है, तूफान है, जन्म, मृत्यु, चमत्कार, अनहोनी, बाढ़, महामारी आदि किसी भी घटना के पीछे के कारणों को प्रकृति या धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता था तथा व्यक्ति को उन्हीं के अनुसार कार्य करने की सीख दी जाती थी। दूसरा स्तर तात्विक स्तर है, मेटाफिजिकल स्टेज। यह मानव चिंतन की वह अवस्था थी जिसमें धर्म और अलौकिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्तिक शक्तियों तथा अमूर्त प्राकृतिक महत्ता दी जाने लगी, इनको महत्ता दी जाने लगी। इसमें ईश्वर के अमूर्त अस्तित्व को सर्वव्यापी माना जाने लगा और ये जाने लगा कि इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए वही उत्तरदायी है। तीसरी स्टेज प्रत्यक्षवादी अवस्था है जिसमें विज्ञान, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति से घनिष्ठ रूप से संबंध होने के कारण उसको हम वैज्ञानिक अवस्था या साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। इसमें ज्ञान की इस अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभवों, तार्किकता, वैज्ञानिकता पाई जाती थी। इसमें वैज्ञानिक उपागम में धार्मिकता, कल्पनाशीलता का कोई स्थान नहीं था। यहाँ चीजों और घटनाओं को या प्रक्रियाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में ही देखा जाता था और उसी स्वरूप में ही उनका विश्लेषण किया जाता था। जैसे अगस्त कॉम्ट ने भी कहा कि जो वस्तु जिस रूप में है उसका उसी रूप में जानना ही वैज्ञानिक चिंतन है और यही वैज्ञानिक चिंतन प्रत्यक्षवाद की नींव को तैयार करता है। इसी प्रकार स्पेंसर ने भी अपने कार्य प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में उद्विकास के सिद्धांत पर चर्चा करी। इनके अनुसार उद्विकास सार्वभौमिक रूप से मान्य प्राकृतिक नियम का एक विशिष्ट उदाहरण है
जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुए वैज्ञानिक प्रगति से प्रभावित स्पेंसर ने सामाजिक पक्ष एवं जैविकीय उद्विकास में समानता पर बल दिया। इनके अनुसार जैविक या अतिजैविक सभी उद्विकास के प्राकृतिक नियम नेचुरल लॉ ऑफ एवोल्यूशन द्वारा शासित या निर्देशित होते हैं। उद्विकासीय प्रकृति एवं समाज की जैविक अनुरूपता ऑर्गेनिक एनालॉजी को मिलाकर स्पेंसर ने विकास का एक दोहरा सिद्धांत दिया। सार्वभौमिक उद्विकास के सिद्धांत में स्पेंसर ने 3 बेसिक लॉज की बात की। पहला, शक्ति की निरंतरता का नियम, दूसरा, तत्व के अविनाशी नियम और तीसरा, गतिशीलता की निरंतरता का नियम। इन्हीं का पालन करके उन्होंने समाज में उद्विकास का सिद्धांत दिया एवं सामाजिक डार्विनवाद पर भी चर्चा करी। कॉम्ट की तरह स्पेंसर भी मानते थे कि समाज में सह अस्तित्व की व्यवस्था एवं प्रगति 2 ऐसे गुण हैं और जहां पर व्यवस्था होती है वहीं पर ही जहां पर व्यवस्था होगी वहीं पर ही विज्ञान का विकास हो सकेगा। दुर्खिम ने भी अपने कार्य रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में इसके बारे में चर्चा करी। उन्होंने भी कहा कि सामाजिक विज्ञान एक अव्यक्तिकवाद और प्रत्यक्षवाद को स्थापित करने का प्रयास करता है। इन्होंने जोर दिया कि समाजशास्त्र को कार्यकारिणी एवं प्रकारों की श्रृंखलाओं की खोज में सामूहिक या सामाजिक तथ्यों का ही अध्ययन करना चाहिए। समाज का अध्ययन बाहर से एक वस्तु के रूप में होना चाहिए और सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल करना चाहिए। इन्होंने सामाजिक तथ्यों का निरीक्षित करने का नियम, सामान्य तथा पैथोलॉजिकल सामाजिक तथ्यों में विभेद का नियम तथा सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम पर चर्चा करी, जिसके द्वारा वह समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में ले आते। प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्षवाद की जो मूल मान्यता रही है वो है ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है और इन्हें हम अनुभव के रूप में संचित या सुरक्षित कर सकते हैं। यही ज्ञान सामाजिक प्रगति का आधार होता है और प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य के सैद्धांतिक आधार पर कार्ल मार्क्स ने वर्गहीन समाज की तथा इमानुएल दुर्खिम ने सोशल सॉलिडेरिटी की बात कही। लेकिन इतनी नवीनताओं, उपयोगिताओं एवं क्षमताओं के बावजूद प्रत्यक्षवाद को विभिन्न स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे प्रत्यक्षवाद के आलोचकों का कहना है कि प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष अनुभव एवं व्यवहार को चेतना से अधिक महत्व देता है, जबकि ज्ञान के संदर्भ में इसे उचित नहीं माना जाता। प्रत्यक्षवाद के अनुसार इतिहास की गति एक रेखीय है, जबकि सामाजिक विकास के चक्रीय एवं अन्य सिद्धांत इतिहास की व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि प्रत्येक परिवर्तन स्वयं में संपूर्ण होता है और इसी आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि परिवर्तन एवं उसके परिणाम सदैव वांछनीय, संपूर्ण या प्रत्यक्ष हो, ऐसा नहीं होता। अगस्त कॉम्ट ने ये प्रत्यक्षवाद के बारे में कहा, लेकिन जो उसके उसके बाद की पीढ़ी ने भी में जो आए सामाजिक विचारकों एवं समाजशास्त्रियों ने नव प्रत्यक्षवाद के रूप में प्रत्यक्षवाद का एक नया संस्करण विकसित किया, जिसमें प्रत्यक्षवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। नव प्रत्यक्षवाद के विकास में प्रारंभिक योगदान अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने दिया। और नव प्रत्यक्षवाद वस्तुतः क्या है? नव प्रत्यक्षवाद भौतिक और सामाजिक घटनाओं के बीच सादृश्यता एवं समानता के परिप्रेक्ष्य में उभरा, जो अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य की तुलना में सांख्यिकीय उपागम को अधिक उपयोगी मानता था। यह घटनाओं को भौतिक जगत से प्राप्त कर उनका सामाजिक घटनाओं के प्रारूप के रूप में अध्ययन करते हुए उनके विश्लेषण पर बल देता था। इस चर्चा में हमने आज समाजशास्त्र के शुरुआती उपागम पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद पर चर्चा की,
तथा अगर हम देखते हैं तो आज के दशक में भी हम एंटी पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, जो प्रत्यक्षवाद का खंडन करता है। मुझे आशा है कि आज की ये चर्चा आपको समाजशास्त्र को समझने में एक आधार प्रदान करेगी। धन्यवाद।